हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हैं। देखिए, हमारे देश में शिक्षक प्रशिक्षण के जितने भी कोर्स चलते हैं उन सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके अलावा जो भी अभ्यर्थी राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड शिक्षक आदि भर्तियाँ, अन्य राज्यों में भी जो टेट्स की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं या शिक्षक भर्तियों की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह एक ऐसा टॉपिक है जो शायद ही बहुत कम लोग इसमें एक्सपर्ट माने जाते हैं। देखा सुना सब लोगों ने है, लेकिन इसको अपने आप में एक डिफ़ाइन करना बहुत ही कठिन होता है। तो मैंने सोचा कि आज हम एक ऐसा टॉपिक करते हैं जो इस टॉपिक से बहुत सारे अभ्यर्थियों को लाभ होने वाला है। तो जितने भी शिक्षक भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी हैं वे सभी इस वीडियो को बहुत अच्छे से और ध्यान से देखें और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो देखिए, बात करते हैं हम आज मापन और मूल्यांकन की। हमारे राजस्थान में यह बीएड द्वितीय वर्ष में चलता है, एक बुक्स है अधिगम के लिए आकलन, तो वहाँ ये टॉपिक दिया हुआ है। और रीट सिलेबस में जो साइकोलॉजी का पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है, उसका लास्ट 5वीं यूनिट ये मापन और मूल्यांकन से संबंधित है। तो आप सभी लोग इसको ध्यान से देखें और एक बार सिलेबस देखें और फिर मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनें और इसके अच्छे से नोट्स भी तैयार कर लें आप लोग। तो मैं आशा करता हूँ कि शायद कभी आपका इस मापन मूल्यांकन में से कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। हाँ, तो अब बात करते हैं हम मूल्यांकन की। देखिए, मूल्यांकन, आखिर मूल्यांकन क्या होता है? हमने शब्द खूब सुने हैं, खूब यूज भी किए हुए हैं, तो आखिर हम कैसे कह सकते हैं कि क्या मान सकते हैं कि आखिर मूल्यांकन होता क्या है? मूल्यांकन का जो इंग्लिश वर्ड्स होता है वो है EVALUATION, एवेल्युएशन। एवेल्युएशन में हम देखते हैं कि आखिर कौन कौन से पार्ट इसमें हम शामिल करते हैं। देखिए, एक शब्द आप लोगों ने आकलन भी सुना होगा, एक शब्द आप लोगों ने मापन भी सुना होगा। तो मैं कहता हूं कि दुनिया में ज़्यादातर लोग इन सभी शब्दों को एक जैसा समझते हैं, एक दूसरे के पर्याय समझते हैं, और इनका यूज जहां मूल्यांकन का यूज करना होता है वहां मापन का यूज कर देते हैं, और जहां मापन का यूज करना होता है वहां पर मूल्यांकन का यूज कर देते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि तीनों ही वर्ड्स अलग अलग हैं। क्योंकि अपने आप में मूल्यांकन एक अलग चीज़ है, आकलन एक अलग चीज़ है और मापन एक अलग चीज़ है। इंग्लिश मीनिंग भी तीनों के अलग अलग हैं। आकलन का असेसमेंट होता है और मापन का मेजरमेंट होता है, मूल्यांकन का इवैल्यूएशन होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं। और हम देखते हैं कि जो हमारा ये मूल्यांकन का पार्ट है, इसमें हम ज़्यादातर बात करें तो अपने शिक्षा में इसका बहुत बड़ा योगदान है, यानी कि मनोविज्ञान और शिक्षा में इसका बहुत बड़ा योगदान है। बिना मूल्यांकन के हमारी शिक्षा और हमारी साइकोलॉजी दोनों ही अधूरी हैं। क्योंकि यहाँ पर बच्चे का मूल्यांकन करना आवश्यक है।
आप लोग शब्द के अर्थ से ही समझ रहे होंगे। हम इसका अर्थ अगर निकालें तो हमें पता लगता है कि हाँ, सभी लोगों को मेरा नमस्कार, बहुत अच्छे, धन्यवाद। हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, यानी कि किसी तथ्य के संबंध में, हम एक छोटी सी साधारण परिभाषा देखते हैं। किसी तथ्य के संबंध में किसी बच्चे की पूर्ण जानकारी अर्जित करना, कि वह उस तथ्य के बारे में कितना ज्ञान रखता है और उसका निष्कर्ष निकालना। देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं, पहले ये देखो, मूल्य प्लस अंकन। मूल्य मतलब प्राइज होता है, मूल्य का मतलब क्या होता है? प्राइज। अंकन, अंकन का मतलब होता है एक आकलन, अंक देना उसको। अब उस बच्चे में या उस व्यक्ति में कौन कौन से मूल्य हैं और उन मूल्यों का कितना अंक हमें आंकना चाहिए, कितना अंकन उसका हमें करना चाहिए, ये मूल्यांकन है। बच्चों के ज्ञान को देखकर उनका अंकन करना क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। बात वही आ गई, किसी तथ्य के संबंध में निर्णय लेना, किसी तथ्य के संबंध में निर्णय लेना और निष्कर्ष निकालना। बच्चों में किसी तथ्य के प्रति, बच्चों में किसी तथ्य के प्रति, तथ्य के प्रति ज्ञान का अंकन करना और उसका निष्कर्ष निकालना। मूल्यांकन है। यानी कि यह इसका शाब्दिक अर्थ बनता है। क्या बनता है? शाब्दिक अर्थ। यानी कि बच्चे में जितने भी गुण हैं, जो भी बच्चे में गुण हैं, उन गुणों का अंकन करना, उन गुणों को अंक देना, वो मूल्यांकन है। किसी विषय में कोई बच्चा कितना पारंगत है, कितना ज्ञान रखता है, उसके लिए उस बच्चे को अंक देना मूल्यांकन कहलाता है। सबसे ज़्यादा मूल्यांकन का प्रयोग हमारी शिक्षा में किया जाता है, क्योंकि शिक्षा में हर वर्ष, हर 6 महीने में, हर महीने एक मूल्यांकन होता है, बच्चे का परीक्षण होता है बच्चे का। उस परीक्षण के लिए हमको मूल्यांकन आवश्यक होता है, जिससे हम बच्चों में विभेद कर सकते हैं, बच्चों की कमजोरियों को दूर कर सकते हैं, बच्चों में आ रही समस्याओं को दूर कर सकते हैं, और जो अच्छे बच्चे हैं उनको भी मार्ग प्रशस्त हो सकता है, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। तो बच्चों का जो कैटेगराइजेशन होता है, जो बच्चों को कैटेगरियों में बांटा जाता है, वो मूल्यांकन के द्वारा बांटा जाता है। तो मूल्यांकन का हमारी शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। यानी कि मूल्यांकन ऐसा नहीं कि हम बाहरी पक्ष को देखते हैं, मूल्यांकन से हमें बच्चे का मनोवृत्त्यात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, यानी कि मनोवृत्त्यात्मक पक्ष क्या होता है? मनोवृत्त्यात्मक पक्ष क्या होता है? जो बच्चे के दिमाग में चलता है, बच्चे की मनोवृत्ति क्या होती है, बच्चे की प्रकृति क्या है, किस प्रकृति का बच्चा है, उस प्रकृति का पता भी हम इस मूल्यांकन के माध्यम से लगा सकते हैं।
बच्चे के भाव क्या हैं, बच्चे के भाव क्या हैं, तो उन भावों का पता भी हमको यहीं पर लग जाता है कि आखिर बच्चे के भाव क्या कह रहे हैं, बच्चा किस दिशा में जाना चाहता है। क्लास में बैठा है तो बच्चा क्या बिहेव कर रहा है, तो बच्चा किस दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है, ये एक भावात्मक पक्ष होता है। तो इस भावात्मक पक्ष का भी अध्ययन हम यहाँ कर लेते हैं। एक और जो हम एक संपूर्ण रूप में जानते हैं वो होता है ज्ञानात्मक पक्ष। इस मूल्यांकन के माध्यम से बच्चे के ज्ञानात्मक पक्ष का भी हमें पता चलता है। तो ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन भी बनता है, छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि मूल्यांकन के माध्यम से हमें बच्चे के कौन से पक्ष का पता नहीं लगता। मूल्यांकन के माध्यम से हमें बच्चे के किस पक्ष का पता नहीं लगता। वैसे तो मूल्यांकन सर्वोपरि है, लेकिन फिर भी 3 पक्ष हमारे ये इम्पोर्टेंट हैं। अगर ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो 3 पॉइंटों में से अगर कोई दूसरा पॉइंट आता है, मान लो जैसे शारीरिक पक्ष आ गया, अब शारीरिक पक्ष में मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं होती। शारीरिक पक्ष तो एक अपने आप में सामान्य दृष्टि से देखने पर ही हमें पता लग जाता है, एक आकलन से ही पता लग जाता है। सामने खड़ा है तो उसमें मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं पड़ती, आकलन ही हमारा श्रेष्ठ होता है इस शारीरिक पक्ष को जानने के लिए। जब हम आकलन पढ़ेंगे, जब हम शारीरिक पक्ष को पढ़ेंगे, वहाँ हमें बाहरी चीज़ों पर ज़्यादा ज्ञान देना पड़ता है, लेकिन मूल्यांकन में हम आंतरिक चीज़ों पर बल देते हैं। तो यहाँ पर एक दिमाग का पता लगा, भावों का पता लगा और एक ज्ञान का पता लगा। तो जो आंतरिक चीज़ें बच्चे की होती हैं उनका पता हमें मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मूल्यांकन करने से पता लगता है। तो ये हमारे एक मूल्यांकन का अर्थ बनता है। अब हम मूल्यांकन में थोड़ा सा एक पार्ट और देखते हैं। आखिर मूल्यांकन में और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे एक यह मूल्यांकन स्पष्ट हो जाता है कि ये मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन के 2 पार्ट हैं। मूल्यांकन में मापन भी होता है। ये जो अंकन करते हैं ना हम, ये मेजरमेंट ही है। मूल्यांकन में मापन होता है, लेकिन नहीं भी होता। कई बार मान लो हम गुणात्मक चीज़ों को देखते हैं तो मापन की आवश्यकता नहीं होती, हमें उनके गुणों का ध्यान रखना पड़ता है। गुणात्मक चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, स्पष्ट करता हूँ, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना कि मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के माध्यम से एक विद्यार्थी का यानी शिक्षार्थी का कौन सा पक्ष पता नहीं लग सकता। शारीरिक पक्ष, तो यहाँ पर मनोवृत्त्यात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष, ये हमें मूल्यांकन में इम्पोर्टेंट रूप में हमको ध्यान रखने हैं। हाँ, तो अगली बात करते हैं हम। देखिए, मूल्यांकन, यहाँ पर मूल्यांकन नंबर 1। आखिर मूल्यांकन क्या है, कैसे बना मूल्यांकन? तो हमें यहाँ पर पता लगता है कि छात्रों का जो परिमाणात्मक जो विवरण होता है, लिखता हूँ, छात्रों का परिमाणात्मक विवरण प्लस मूल्य निर्धारण। परिमाणात्मक विवरण मतलब मेजरमेंट। परिमाणात्मक विवरण का मतलब होता है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट यानी कि मापन आवश्यक है, वहीं पर परिमाणात्मक मेजरमेंट यानी कि क्वांटिटी ऑफ मेजरमेंट, यानी कि यहाँ पर छात्रों का परिमाणात्मक विवरण प्लस
मूल्य का निर्धारण हो रहा है। मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों में परिमाणात्मक विवरण का पता लगता है और जिससे ये मूल्य का निर्धारण हो जाता है। हाँ हाँ हम भाई सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार, बिल्कुल। हाँ हाँ क्लास के बाद में मैं बात करता हूँ सभी से, धन्यवाद। हाँ तो यहाँ पर हम कोष्टक में मापन भी कह सकते हैं, मापन, ये मापन है। दूसरा हमारा बन रहा है मूल्यांकन बराबर छात्रों का गुणात्मक विवरण प्लस वही मूल्य निर्धारण, मूल्य निर्धारण। भाई मूल्यांकन छात्रों का गुणात्मक विवरण, यानी कि छात्रों में जो गुण होते हैं उनका पता हमें मूल्यांकन के माध्यम से लगता है। छात्रों का मापन और जिससे मूल्य निर्धारण होता है वो भी मूल्यांकन में होता है। तो इन दोनों बिंदुओं से एक निष्कर्ष निकाल के हम ये कह सकते हैं मूल्यांकन में मापन की आवश्यकता हो भी सकती है और नहीं भी। यानी मूल्यांकन एक स्वतंत्र पार्ट है जिसमें हम मापन का सहयोग ले भी सकते हैं और नहीं भी। दूसरी भाषा, मूल्यांकन मापन पर आधारित हो भी सकता है और नहीं भी। मान लो कोई बच्चा है, क्लास है पूरी बैठी है सामने, एक टीचर रोजाना क्लास में जाता है, तो एक बच्चा है जो सबसे पहले खड़ा होता है। शिक्षक रोजाना देखता है उस बच्चे को। एक बच्चा ऐसा है क्लास में जो पूरी क्लास के बच्चे खड़े हो जाते हैं सम्मान में टीचर के में, लेकिन फिर भी वो एक कोने में चुपचाप बैठा रहता है, पीछे उसे ध्यान होता है और यहाँ तो वो खड़ा होता है। अब एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक दिन शिक्षक के दिमाग में एक छवि बनेगी उस बच्चे की कि यार मैं रोजाना देखता हूँ इस बच्चे को, ये क्लास में बैठा रहता है यार, और बड़ा आलसी टाइप का बच्चा है ये। अभी उसके परिमाणात्मक पक्ष का पता नहीं लगा टीचर को, लेकिन गुणात्मक पक्ष का उसका पता लग गया कि इसमें कितने गुण हैं, क्या ये बच्चा करना चाहता है, किस लिए ये बच्चा आता है। धीरे धीरे इन सारी चीज़ों का पता शिक्षक को क्लास में लग जाता है। एक बच्चा है रोज़ाना नमस्ते करता है, एक ऐसा है कि जो चुपचाप क्लास में प्रवेश कर जाता है। तो इन सारी चीज़ों में हमको गुणात्मक पक्ष का मूल्यांकन हमने कर लिया, उस बच्चे के मूल्य का अंकन उस शिक्षक ने कर लिया। हाँ, अभी हमने उसके परिमाणात्मक पक्ष को नहीं जाना। हो सकता है वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो, बहुत ज़्यादा अच्छा हो, उसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हों, तो जब हम उसका परिमाणात्मक मूल्यांकन करेंगे तो निश्चित रूप से हम उसके बारे में और बहुत सारी चीज़ों को जान पाएंगे। तो मूल्यांकन दोनों प्रकार से हो गया, उसमें बिना मापन के भी हमने मूल्यांकन कर लिया और मापन के साथ भी हमने मूल्यांकन कर लिया। तो मापन के साथ जब मूल्यांकन करते हैं तो निष्पत्ति परीक्षण, यानी कि हमको परीक्षण की आवश्यकता होती है, और परीक्षण की विधियों में हम लोग फिर पढ़ेंगे परीक्षा पद्धति। तो उन परीक्षा पद्धतियों के माध्यम से हम लोग मूल्यांकन करते हैं, तो वो एक मापन युक्त मूल्यांकन होता है, मापन के साथ मूल्यांकन होता है। लेकिन यहाँ पर एक शिक्षक ने अपने गुणात्मक पक्ष का वर्णन किया, गुणात्मक पक्ष को जाना। तो मूल्यांकन दोनों ही प्रकार से होता है।
हम ये नहीं कह सकते कि बिना मापन के मूल्यांकन नहीं हो सकता है। दोनों ही पक्ष आपके सामने मूल्यांकन के उपस्थित हैं। कोई भी क्वेश्चन रीट टेट कहीं भी शिक्षक भर्तियों में बने, आप लोग इन चीज़ों को दिमाग में रखना। हो सकता है ऐसे ऑप्शन बन के आ जाएं, परिमाणात्मक विवरण प्लस मूल्य निर्धारण, गुणात्मक विवरण प्लस मूल्य निर्धारण, यानी शारीरिक विवरण प्लस मूल्य निर्धारण, कुछ ऐसा और भी अन्य ऑप्शंस बन सकते हैं। अगर ये मूल्य निर्धारण पहले आ जाए, परिमाणात्मक विवरण पीछे आ जाए, तो ऐसे आपको इन सारी चीज़ों को देखना है ऑप्शन में, और बड़े गहराई से देखकर फिर आंसर देना है। तो मूल्यांकन में छात्रों का परिमाणात्मक विवरण भी होता है। परिमाणात्मक विवरण ना देके मापन दे सकता है वो, मापन प्लस मूल्य निर्धारण, गुणात्मक प्लस मूल्य निर्धारण, मापन प्लस गुणात्मक। तो ऐसे इनको देखना है। तो गुणों का भी मापन होता है यहाँ पर, वो भी आप लोग देख लीजिए। तीसरी कंडीशन, गुणात्मक चीज़ों का भी मापन हम करते हैं मूल्यांकन में। बच्चे में क्या गुण हैं, हम एक यहाँ पर विधियाँ पढ़ेंगे हम, देखना अगली क्लास में। तो उन विधियों में आप लोगों को पता लगेगा कि स्व मूल्यांकन विधियाँ, आत्मनिरीक्षण विधियाँ, साक्षात्कार विधि, तो इनसे गुणात्मक पक्ष का भी पता लगता है हमको। और फिर अंकन करते हैं उनका हम। बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, ये सारी चीज़ें हम लोग गुणात्मक पक्ष को जानने के लिए करते हैं। तो निश्चित रूप से मापन के साथ प्लस करके गुणात्मक भी आ जाता है। तो इसमें जो गलत होगा उसका चयन आपको करना है। मापन प्लस मूल्य निर्धारण हो सकता है, गुणात्मक प्लस मूल्य निर्धारण होता है, मापन प्लस गुणात्मक विवरण हो सकता है, गुणात्मक विवरण प्लस मापन हो सकता है, लेकिन अन्य चीजें नहीं आएंगी, क्योंकि दो ही पक्ष होते हैं, या तो गुणात्मक होता है या परिमाणात्मक होता है, मात्रात्मक होता है। इस परिमाणात्मक को मात्रात्मक भी कह सकते हैं। मात्रात्मक यानी मात्रा निर्धारित होती है यहाँ पर। तो अपने आप में ये एक मूल्यांकन का अर्थ था जो आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन की कुछ परिभाषाओं की। तो परिभाषाओं में हम लोग देखते हैं, आपको एक बार ये मिटा देता हूँ, मूल्यांकन की परिभाषाएं। देखिए, सबसे पहले मैं एक विचारक को रखता हूँ आपके सामने, राइट स्टोन। नंबर 1, राइट स्टोन। साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने मूल्यांकन को एक परिभाषा में बांधने की कोशिश की और इन्होंने बताया कि मूल्यांकन एक नवीन प्राविधिक पद है। नवीन प्राविधिक पद है जो व्यापक प्रत्यय प्रस्तुत करता है। परिभाषा समझ में आ रही होगी। नवीन प्राविधिक पद, ये क्या है? नवीन प्राविधिक पद का मतलब होता है यह एक नया कानूनी शब्द है। ये कानूनी रूप से हमारी शिक्षा में इंक्लूड किया गया, जिससे हम लोग एक बच्चों में स्पष्ट मूल्यांकन की विधि शामिल कर सकें। यह एक प्रविधि है। विधि के अंदर जो काम किया जाता है, मेथड्स के अंदर जो काम किया जाता है, जिस कार्य को हम करते हैं वो क्या कहलाता है? प्रविधि कहलाता है। तो ये प्राविधिक पद है, विधि के अंदर किया जाने वाला काम है ये।
भाई जैसे मान लो हम कोई भी केस स्टडी कर रहे हैं हम। अब केस स्टडी में क्या होता है, बच्चे के पता ही तो लगाते हैं भाई, उसके जन्म से संबंधित तथ्य हम ढूंढते हैं, उसके विद्यालय से संबंधित तथ्य ढूंढते हैं, उसके समाज से संबंधित तथ्य ढूंढते हैं, तभी तो हमें पता लगता है कि ये बच्चा ऐसा क्यों है। तो वो एक विधि है हमारी, यानी कि उस विधि के अंतर्गत हम जिस विधि का उपयोग कर रहे हैं वो प्रविधि कहलाती है, विधि के अंदर की विधि। जैसे हमने एक विधि अपनाई कि हम पहले जन्म की बातों का पता लगाएंगे, फिर हम उसके बालकपन की बातों का पता लगाएंगे, फिर हम उसके किशोर अवस्था की चीज़ों का वर्णन करें। तो एक शुरू से लेके नीचे से लेके ऊपर हम जा रहे हैं। ये सूत्र होते हैं ना, आप लोगों ने सुने होंगे कि कम से ज़्यादा की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, आगमनात्मक से निगमनात्मक की ओर। तो ऐसे कुछ चीज़ें, शून्य से 100 की ओर, यानी कि कुछ भी हम एक ऐसे सूत्र अपनाते हैं जिसके माध्यम से हम काम करते हैं, तो प्रविधि कहलाती है। तो उसी विधि के अंदर हम एक मूल्यांकन को प्रविधि मानते हैं जो एक व्यापक प्रत्यय प्रस्तुत करता है, जो एक व्यापक प्रत्यय मतलब तथ्य, व्यापक मतलब गहरे तथ्य प्रस्तुत करता है। उस बच्चे की गहराई में जाकर हमको उनकी बातों का पता लगाता है। तो ये एक परिभाषा मिस्टर राइट स्टोन नामक व्यक्ति ने दी है। अगली परिभाषा की अगर हम बात करें तो अगली परिभाषा हमें देखने को मिलती है मुख्य रूप से, देखिए, डांडेकर। एक मिनट, क्या गिर गया ये, हाँ, डांडेकर। तो डांडेकर कह रहा है कि मूल्यांकन हमें बताता है कि बच्चे ने किस हद तक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। यानी कि यहाँ पर हमें ये बताता है कि बच्चे ने किस हद तक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। अगली परिभाषा होती है तीसरी, कोठारी आयोग की। कोठारी आयोग की प्राप्त किया है। कोठारी आयोग क्या कह रहा है कि मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें छात्रों के सही गलत का पता लगाया जा सकता है। अगली परिभाषा क्रॉनबैक की। क्रॉनबैक क्या कह रहा है? क्रॉनबैक कह रहा है क्रॉनबैक ये कह रहा है कि यह छात्र और शिक्षकों की एक सम्मिलित प्रक्रिया है। यानी कि शिक्षक और शिक्षार्थी की सम्मिलित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से
हमें पता लगता है कि छात्रों ने किस हद तक शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की है। लिख लो, मूल्यांकन शिक्षक और शिक्षार्थी की संयुक्त योजना है, जिससे हमें पता लगता है कि छात्रों ने किस हद तक शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की है। यानी कि इस प्रक्रिया के माध्यम से हमें पता चलता है कि छात्रों ने किस हद तक उद्देश्यों की प्राप्ति की है। ये चीज़ें हम इसमें देखते हैं। तो मूल्यांकन की ये अपनी परिभाषाएं हैं। एक परिभाषा आप लोग और नोट कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, लिख लीजिए, यहीं लिख देता हूँ, राइट स्टोन को मिटा रहा हूँ। हाँ, देखिए ये दिया क्वीनलैंड में, क्वीनलैंड ये कह रहा है कि शिक्षालय कक्षा तथा स्वयं बालक द्वारा निर्धारित किए गए शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति, शिक्षा की प्राप्ति की जांच करना ही मूल्यांकन है। कुछ शब्द आए हैं, शिक्षालय, शिक्षालय मतलब विद्यालय, यानी विद्यालय में कक्षा तथा मूल्यांकन, कक्षा का मूल्यांकन यानी कि विद्यालय संबंधी सभी बिंदुओं का एक संयुक्त जांच करना कि उसमें शिक्षा प्राप्ति कितनी हुई, शिक्षा की प्राप्ति कितनी हुई, ज्ञान प्राप्ति कितनी हुई। एक परिभाषा बनाता हूँ यहीं पर, देखिए क्वींसलैंड की, इसकी परिभाषा में इन्वर्टेड कोमा नहीं है। कई बुक्स में मैंने देखा है कि ये परिभाषा कहीं दो शब्द घट बढ़ के मिलते हैं, तो ये क्वींसलैंड यानी कि इन परिभाषाओं में हम इन्वर्टेड कोमा यूज करते हैं, ये ऐसे। ये क्वीनलैंड कह रहा है कि शिक्षालय छात्र और शिक्षक की जांच करना ही मूल्यांकन है कि उसने कितना ज्ञान प्राप्त किया। एक निश्चित अवधि में, हाँ एक जगह इसमें निश्चित अवधि भी लिख रहा है परिभाषा में कि उसने निश्चित अवधि में कितना ज्ञान प्राप्त किया। ये एक मूल्यांकन की परिभाषा है। तो मैं समझता हूँ कि इसके अर्थ से और परिभाषाओं से आप सभी को पता लग गया होगा कि आखिर मूल्यांकन है क्या चीज़। मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ तक आप लोगों को पता
लग जाना चाहिए कि आखिर मूल्यांकन क्या होता है। अब मूल्यांकन की विशेषताओं की बात करते हैं। आखिर मूल्यांकन की विशेषताएं क्या हैं? देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि मूल्यांकन की विशेषताओं में विशेषताएं। नंबर 1, वैधता। वैधता का मतलब क्या होता है कि इसमें विश्वास है, शुद्ध है। ये जो भी मूल्यांकन छात्रों का किया जाता है उसमें शुद्धता होती है, वैधता होती है, मतलब कानूनी रूप में वो मान्यता मिलती है उसको। वैधता का मतलब होता है व्यक्ति की शुद्ध योग्यता का मापन, व्यक्ति की शुद्ध योग्यता का मापन। अब हम जिस योग्यता को नापना चाहते हैं वही योग्यता का हमें बिल्कुल शुद्ध मापन यहाँ पर हमको मिलता है। किसके माध्यम से? मूल्यांकन के माध्यम से। तो सबसे पहली विशेषता है इसकी वैधता। नंबर दूसरी विशेषता आती है इसमें विश्वसनीयता। इसमें क्या होती है? विश्वसनीयता होती है, विश्वास होता है। जब भी कभी मूल्यांकन के द्वारा हमें जो तथ्य प्राप्त होते हैं उन पर हमें विश्वास होता है कि वास्तव में यह प्रणाली जिसके माध्यम से हमारा मूल्यांकन किया गया है वे तथ्य बिल्कुल सही होंगे। तो अपने आप में एक विश्वसनीयता होती है। उसके बाद अगली बात करते हैं हम व्यवहारिकता। व्यवहारिकता यानी कि मूल्यांकन में व्यवहारिकता भी होती है। एक यह अपने व्यवहार में ढलने वाली चीज़ है मूल्यांकन, क्योंकि हम बार बार हर जगह हर तरीके से हम मूल्यांकन करते हैं। कक्ष में भी, विद्यालय में, अपने घर पर भी, कहीं भी हम एक देखते हैं तो इसमें एक व्यवहारिकता होती है कि इससे बच्चा व्यवहार में ही एक मूल्यांकन हो जाता है। बच्चे को ज़्यादा इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं होती, मेंटली रूप से प्रिपेयर होता है कि हाँ अब मूल्यांकन कर रहे हैं शिक्षक तो मूल्यांकन तो देना ही है। तो मूल्यांकन करने पर कोई ऐसी वो नहीं होती। एक पक्षपात रहित, मूल्यांकन में पक्षपात नहीं होता। मूल्यांकन में पक्षपात नहीं होता। तो पक्षपात नहीं होता तो अगली बात करते हैं हम, यानी कि एक, तो देखिए हम बात कर रहे थे विशेषताओं की, तो विशेषताओं में यह एक पक्षपात रहित होता है मूल्यांकन। अगली विशेषता की बात करें तो इसकी एक उपयोगिता बहुत है। उपयोगिता, हाँ, क्योंकि जब हम मूल्यांकन करते हैं उस मूल्यांकन की उपयोगिता हमें हमारे जीवन में काम आती है। मान लो हमने कोई भी मूल्यांकन किया, उस मूल्यांकन के तथ्य हमारे पास सुरक्षित रहते हैं। तो कई बार कहीं भी हमको किसी भी क्षेत्र में उन चीज़ों की आवश्यकता पड़ जाती है। यानी कि एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ यहीं पर कि मान लो आप कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं, 8वीं में, 5वीं में पढ़ रहे हैं, तो कक्षा 5 का हमने पूर्ण रूप से आपका मूल्यांकन किया, परीक्षा पद्धति के माध्यम से किया। वो पद्धतियाँ अगली कक्षा में आपको पढ़ाई जाएंगी कि मूल्यांकन की पद्धतियाँ क्या होती हैं, और फिर वो एक प्रमाण पत्र आपको दिया जाता है। अब उस प्रमाण पत्र की अगर हम बात करें तो उस प्रमाण पत्र में हमें देखने को मिलता है कि उसकी वैधता होती है।
उसकी विश्वसनीयता भी होती है उस प्रमाण पत्र की, उसकी व्यावहारिकता भी होती है, पक्षपात रहित होता है वो। यानी कि ऐसा कुछ नहीं होता कि उसके मार्क्स ज़्यादा दे दिए, उसके कम दे दिए मार्क्स। यानी कि जो एक्यूरेट आपने लिखा है, जिस पद्धति के माध्यम से आपकी परीक्षा ली गई है, उस परीक्षा के अनुसार आपका अंकन किया गया है, उस परीक्षा के माध्यम से आपके मूल्यों का अंकन किया गया है, तो वही मूल्यांकन होता है और उसकी उपयोगिता भी हमको भविष्य में दिखाई देती है। क्योंकि जो मार्कशीट, जो अंक तालिका आपको दी जाती है, वो आपके मूल्यों का अंकन है। आपने उस क्लास में कितने मूल्य अर्जित किए, कितना ज्ञान अर्जित किया। यहाँ मूल्यों को ज्ञान भी कह सकते हैं। भाई जीवन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर वो जीवन के मूल्य होंगे, लेकिन अगर हम क्लास की बात करें तो वहाँ उस क्लास का ज्ञान होगा। धीरे धीरे यह सभी क्लासों का ज्ञान एकत्रित होकर वो आपके मूल्य बनेंगे। फिर उन मूल्यों का अंकन हर वर्ष होता रहेगा। समाज भी हमारा मूल्यों का अंकन करता है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं मूल्यांकन शिक्षा के क्षेत्र में तो है ही, हमारे व्यवहारिक जीवन में भी मूल्यांकन का बहुत बड़ा योगदान है। इस मूल्यांकन के माध्यम से ही हम निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि आखिर ये व्यक्ति कैसा है। समाज निष्कर्ष निकालता है मूल्यांकन के माध्यम से, और मूल्यांकन वह होता है जो उसके जीवन में सीखे हुए ज्ञान का पार्ट होता है। वह सभी ज्ञान मिलकर एक मूल्यों का अंकन करता है। तो ये सभी विशेषताएं आज मूल्यांकन की मैंने पढ़ाई, मूल्यांकन का अर्थ और विशेषताएं। अगली कक्षा में हम मूल्यों के उद्देश्य और मूल्यांकन की विधियों की बात करेंगे। और बस अब क्लास यही समाप्त होती है, अगली क्लास में बात करेंगे। सभी को धन्यवाद।